अक्सर मरीज मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी भी ट्रीटमेंट है कैंसर की जिसमें बाल ना झड़े, थकान ना हो, कमजोरी ना हो, उल्टी ना हो, कोई साइड इफेक्ट कम से कम हो, क्या ऐसा भी कोई ट्रीटमेंट है? और जब मैं उनको बोलता हूँ कि हाँ ऐसा ट्रीटमेंट संभव है और आपको इसके साइड इफेक्ट भी कम से कम होंगे, तो उनके चेहरे पे एक अजीब सी खुशी आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसी थेरेपी का नाम है टारगेटेड थेरेपी, जो कि एक मॉडर्न ट्रीटमेंट है और इंटेलिजेंट ट्रीटमेंट भी कहना चाहिए। क्यों इंटेलिजेंट कहना चाहिए, मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा। मेरा नाम डॉक्टर ताराचंद गुप्ता है। मैं भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी एंड हेड ऑफ द जेरियाट्रिक ऑन्कोलॉजी यूनिट के पद पर कार्यरत हूं। मेरी कैंसर की जो ट्रेनिंग है वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से हुई है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टारगेटेड थेरेपी क्या होती है, ये किन कैंसर्स में काम करती है और टारगेटेड थेरेपी के क्या फायदे नुकसान हैं। क्या ये वाकई में ये मॉडर्न ट्रीटमेंट है और फ्यूचर में इसका स्कोप अच्छा है? तो आज हम इन सभी चीजों पे बात करने वाले हैं। अगर आपके मन में भी कोई इस वीडियो को लेकर के कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, मैं उन सभी सवालों के पर्सनली जवाब दूंगा। अब बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले कि टारगेटेड थेरेपी क्या है। तो पहले कीमोथेरेपी होती थी। कीमोथेरेपी क्या है, एक अनसेलेक्टिव तरीके से होती थी जो कैंसर सेल्स को तो मारती ही है, साथ में वो कुछ नॉर्मल सेल्स को भी मार देती है क्योंकि शरीर में सब जगह घूमती है, और उसके साथ वो थोड़ी अनसेलेक्टिव होने की वजह से वो कभी कभी हेल्दी सेल्स को भी नुकसान पहुंचा देती है, जिसकी वजह से हमको साइड इफेक्ट होते हैं। फिर आई टारगेटेड थेरेपी, जो ये क्या करती है कि मॉलिक्यूलर जड़ों को पहचान करके और सीधे वहीं पे ही टारगेट करती है, जिसकी वजह से कैंसर सेल्स का बढ़ना रुक जाता है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन रुक जाता है और नॉर्मल सेल्स को ये बख्श देती है या ये बहुत मिनिमम ही अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट कम होते हैं। अब किन कैंसर्स में इसको देखा गया है? सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर में बहुत आया था, आपने बहुत सुना होगा HER2 टारगेटेड थेरेपी दी जा रही है, HER2 के लिए टारगेट पॉजिटिव आया है। इसके अलावा लंग कैंसर में भी काम आ रही है, कोलोन कैंसर है उसमें भी cetuximab है, panitumumab है, ऐसे बहुत से जो है टारगेटेड थेरेपी आ गए। हेड एंड नेक है उसमें भी cetuximab जैसे टारगेटेड थेरेपीज हैं। अब बात करते हैं कि टारगेटेड थेरेपी काम करती कैसे है। टारगेटेड थेरेपी के काम करने का तरीका क्या होता है कि हमारे जो कैंसर सेल्स होती हैं बॉडी के अंदर, वो कुछ म्यूटेशंस यानी कि जेनेटिक चेंजेस उनमें डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से कैंसर बनता है। लेकिन अब इस साइंस ने क्या किया है कि पहले तो ये कॉमन की सब जेनेटिक चेंजेस हो गए, म्यूटेशंस हो गए, बहुत सारे हो गए, लेकिन अब उन्होंने पहचाना कि यार इसका ड्राइवर कौन है, इसको कौन चला रहा है, इस बस को कौन चला रहा है, आप समझिए। तो अब जैसे ही हम उसको पहचान लेते हैं, हम उसको हिट कर देते हैं और उसको टारगेटेड थेरेपी से हिट कर दिया था। अब ड्राइवर को आपने हिट कर दिया तो सीधी सी बात है, बस तो कंट्रोल हो ही जाएगी, बस अनकंट्रोल क्यों चलेगी? तो बस, और इसी तरह बस की रोकथाम हो जाती है, बस रुक जाती है। तो ऐसे ही कैंसर सेल में हो रही है। ये या तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ सिग्नल्स होते हैं जिनको आइडेंटिफाई करके ग्रोथ को कंट्रोल किया जाता है, या ब्लड वेसल्स की ग्रोथ कर रहे होते हैं, उनको रोका जाता है, एंटी एंजियोजेनेसिस ड्रग्स जिनको बोलते हैं, तो उसके थ्रू पकड़ा जाता है। या कई बार डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में भी डिफेक्ट आ रहा होता है और जिसकी वजह से कैंसर सेल, तो वहां भी उसको डिफेक्ट को पहचान करके टारगेटेड थेरेपी अच्छे से हिट करती है और कैंसर को कंट्रोल करती है, कंटेन करती है। अब बात करते हैं अगले सेक्शन में किन कैंसर्स में टारगेटेड थेरेपी का फायदा है। सही समझे, मैं इनकी बात जब शुरुआत करूंगा कि टारगेटेड थेरेपी किन कैंसर में काम करती है, तो जैसा मैंने बताया सबसे कॉमन तो इंडिया में कौन सा कैंसर है? ब्रेस्ट कैंसर। ग्लोबोकॉल 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में पाए जाने वाला सबसे कॉमन कैंसर है, और इसी में जो है टारगेट बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई हुआ है, खासकर HER2 टारगेट। तो उसके नंबर पर आता है लंग कैंसर। लंग कैंसर में टारगेट करने के लिए EGFR, ALK, ROS, MET, यानी क्या क्या है, इतने टारगेट आइडेंटिफाई हुए, उनको हिट करो और कैंसर को कंट्रोल करो। उसके अलावा कोलोन कैंसर है, किडनी कैंसर है, रेक्टम कैंसर है, हेड एंड नेक कैंसर है। तो इन सब कैंसर्स में जो है नए नए टारगेट आइडेंटिफाई हुए हैं, और भी कैंसर्स हैं, लीवर कैंसर वगैरह एटसेट्रा, बहुत सारे कैंसर्स हैं जिनमें ये टारगेट्स आइडेंटिफाई हुए हैं, और उनको हिट करके हम कैंसर को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम इतने अच्छे रिजल्ट्स देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं टारगेटेड थेरेपी के फायदों की। इसका फायदा है कि साइड इफेक्ट कम है, जैसा हमने पहले बताया। अब जब सीधा आपने ड्राइवर को ही पकड़ लिया, बस के ड्राइवर को ही पकड़ लिया और उसको पीटना शुरू कर दिया, तो सीधी सी बात है कंट्रोल बहुत अच्छा होएगा,
बिल्कुल ऐसे ही हमने कैंसर के टारगेट को आइडेंटिफाई कर लिया तो रिजल्ट बहुत अच्छे हो गए। तीसरी चीज बात करें तो कई कैंसर्स में तो ये ओरल टैबलेट की फॉर्म में भी दे पा रहे हैं। चौथी चीज, जब आप बार बार आपका हॉस्पिटल विजिट रुकेगा, ओरल टैबलेट की फॉर्म में रहोगे, घर पे ले पाओगे, तो आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर मिलेगी। अब बात करते हैं टारगेटेड थेरेपी के क्या कुछ नुकसान भी हैं। जी हाँ, हर ट्रीटमेंट या हर दवाई जो है कुछ तो साइड इफेक्ट लेके आती है, चाहे वो कितनी ही लेटेस्ट हो चाहे कितनी ही पुरानी हो। तो ऐसे टारगेटेड थेरेपी के कुछ नुकसान है। जैसे नंबर 1, पहली चीज तो ये हर मरीज में काम नहीं। दूसरा, कुछ समय बाद ये दवाई काम करना बंद कर देती है कैंसर के पेशेंट में काम करते करते, चाहे वो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद करे। क्यों? क्योंकि कैंसर लड़ना सीख जाता है और वो नए जेनेटिक म्यूटेशंस ऐसे डेवलप करता है कि जो इस टारगेटेड थेरेपी को बेअसर कर देते हैं एक टाइम के बाद। इसके अलावा अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमको जेनेटिक टेस्ट चाहिए, तो उनकी भी थोड़ी सी कॉस्ट होती है, खर्चा लगता है। लेकिन अगर हम खर्च कर पाते हैं तो वो एक उपयोगी खर्चा है, क्योंकि हमको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखें, कई बार ये टारगेटेड थेरेपीज कॉस्टली होती है, महंगी होती है, क्योंकि नए जमाने का ट्रीटमेंट है। तो और ज्यादातर रिसर्च जो हो रही है वो इंडिया के बाहर हो रही है। तो कंपनियां जब बाहर से अंदर इंडिया में लेके आएंगी तो इंपोर्ट खर्चा, R&D का खर्चा और बहुत सारे खर्चे जोड़ करके वो दवाई महंगी हो जाती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ थोड़े बहुत साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे किसी को लूज मोशंस, दस्त हो गए, थोड़ा सा शरीर में थकान हो गई, शरीर पे दाने हो गए, तो इस तरह के भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अब ये सब बातें करते करते आपके दिमाग में आया होगा कि टारगेटेड थेरेपी और कीमोथेरेपी में फर्क क्या है। तो मैं इस पार्ट में आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर हम ठीक से सोचें तो कीमोथेरेपी एक पुराने जमाने से चला हुआ वेल टेस्टेड मेथड है, लेकिन ये अनसेलेक्टिव होता है। यानी कि ये जो है कि फास्ट डिवाइडिंग सेल्स को मारता है, और इसलिए जब जब जहां भी बॉडी में फास्ट डिवाइडिंग सेल होती है, जैसे कि अपना बोन मैरो, जहाँ खून बहुत बनता है, तो वहां भी पहुंच जाती है, वहां साइड इफेक्ट कर देती है। इसकी वजह से आपका जो है कभी खून कम होना, प्लेटलेट कम होना, ये साइड इफेक्ट हो जाते हैं। उसके अलावा जैसे आंतों की जो कोशिकाएं होती हैं वो बड़ी तेजी से ग्रोथ करती हैं, बदलती रहती हैं, तो इसलिए उनमें भी आपको कभी दस्त, कभी मुंह में, कभी छाले, इस तरह की चीजें हो जाती हैं। बाल हैं, बालों की कोशिकाएं बड़ी तेजी से ग्रोथ, इसलिए बाल गिरने लग जाते हैं। तो ओवरऑल कैंसर में कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट की वजह यही है, क्योंकि उसका नॉन सेलेक्टिव नेचर है। कैंसर सेल्स को तो मारती ही है और साथ में हेल्दी सेल्स को भी मारती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें टारगेटेड थेरेपी की, तो टारगेटेड थेरेपी तो बेशक कि जिसमें टारगेट होगा उसी टारगेट तक जाएगी और उसी को हिट करेगी। छोटा मोटा बाईस्टैंडर साइड इफेक्ट हो सकता है अगल बगल का, बड़ा नहीं, और कुछ हद तक मतलब एक आध में ही कभी सीरियस साइड इफेक्ट मिलते हैं, बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं। लेकिन ये जो टारगेटेड थेरेपी है ये ज्यादातर जो है कम साइड इफेक्ट वाली दवाई होती है। इसका एक मेन डिफरेंस क्या रहता है कि टारगेटेड थेरेपी पर्सनलाइज्ड है, जिनमें टारगेट मिलेगा उसी में काम करेगी, सब में काम नहीं करेगी। अब बात करते हैं कि सब ये कैसे पहचाने कि किस पेशेंट में टारगेटेड थेरेपी दी जा सकती है। तो इसका पता लगाने के लिए कई तरह के टेस्ट होते हैं, जिनमें आपने कॉमन नाम सुना होगा, डॉक्टर बोलते हैं मार्कर टेस्ट या IHC टेस्ट करवा रहे हैं, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री मार्कर टेस्ट। तो ये क्या है कि हार्मोन रिसेप्टर को ढूंढेगी, HER2 को ढूंढेगी ब्रेस्ट के अंदर। इसके अलावा जो है अल्क जैसा है, इनको भी ढूंढ लेती है, ALK जो है, इनको भी IHC के माध्यम से ढूंढा जा सकता है। इम्यूनोथेरेपी का जो PD-L1 मार्कर है उसको भी IHC के मेथड से ढूंढा जा सकता है। इसके अलावा जो टेस्ट होता है आजकल, जो नए जमाने का टेस्ट है, आप जिसको जेनेटिक बोलते हैं, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग NGS, इसके माध्यम से कई सारे टारगेट्स को एक साथ टेस्ट किया जा सकता है। बार बार टिश्यू को चेक नहीं करना पड़ता और एक साथ ही कई सारे टारगेट्स चेक किए जा सकते हैं। तो ये वो टेस्ट है जिनके माध्यम से हम टारगेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। थोड़ा कॉस्टली हो सकते हैं लेकिन यूजफुल है। तो दोस्तों, टारगेटेड थेरेपी ने कैंसर के इलाज में एक नई दिशा दी है, एक नई उम्मीद दी है और लोगों को एक जो है जीने की चाहत पैदा की है। मेरे पास इस 2025 में लोग कई बार ये एक सवाल लेके आए कि सब 2025 में कैंसर वैक्सीन नाम से एक न्यूज चल रही है कि क्या कैंसर वैक्सीन आ गया है, कि कैंसर अब होगा ही नहीं उस वैक्सीन को लगाने से, क्या ये वैक्सीन जो है कैंसर को बिल्कुल खत्म कर देगी। कभी रशिया के वैक्सीन की बात होती है, कभी किसी और वैक्सीन की, कि क्या कैंसर की वैक्सीन डेवलप हो चुकी है। तो दोस्तों, मैंने इस टॉपिक पे भी एक वीडियो शूट किया हुआ है, आप हमारे सेक्शन में जाकर के ये देख सकते हैं। 2025 की जो सबसे बड़ी खबर थी कि कैंसर वैक्सीन क्या रियलिटी है, क्या सच्चाई है इसकी, क्या वाकई में वैक्सीन है या नहीं, क्या कैंसर को रोक सकती है नहीं, या कैंसर को पूरी तरह खत्म कर सकती है नहीं, हमने उस वीडियो में जरूर डिस्कस किया है। आप इसको
जरूर देखें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और इसके अलावा हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे जो भी अपकमिंग वीडियोस आएंगे उनके बारे में सूचना पहले से मिल सके और आप खुद भी अवेयर हो सके और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी जागरूक कर सके। धन्यवाद। जय हिंद।